नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल टू इस पॉइंट पर। मेरा नाम है दीपक और आप सभी जानते हैं कि हम आपकी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे आपके। और आज हमने आपका 22 फरवरी 2019 का 9:30 बजे का प्रैक्टिस सेट लिया है। प्रैक्टिस सेट नहीं, सॉरी, प्रीवियस ईयर का पेपर लिया है और इसके हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और चैनल पर नए हैं उनको बता दूं कि आप इस तरह से चैनल पर विजिट करके चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके आप ईवीएस के सारे टॉपिक पर स्टडी कर सकते हैं। साथ में आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के जितने भी हमने अभी तक 24 वीडियो कंप्लीट किए हैं वो आप देख सकते हैं और साथ में पेडागोजी कंप्लीट कर सकते हैं, जैसा कि आप साइड में देख पा रहे होंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि घर बैठे और भी व्यक्ति पढ़ाई कर सके और इस लॉकडाउन में बेहतर अपनी स्टडी कर सके और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सभी मनुष्यों के बीच बुद्धि का वितरण नहीं है, मध्यम, समान, उपयुक्त, एक जैसा। तो सभी मनुष्यों में बुद्धि का जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंटेलिजेंस का, वो क्या नहीं होता है, समान नहीं होता है। वितरण नहीं है, समान नहीं है पूछा है ना, नहीं पूछा है। और तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि 10th नंबर का कोई क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो में, एक का 20 नंबर का क्वेश्चन था, 20 नंबर का। तो ये क्वेश्चन हम मंडे के मंडे के जो प्रीवियस ईयर के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और कल आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो लेके आऊँगा मैं इन्वायरमेंट का। तो आप सभी को बता दूं कि कल का वीडियो आप देखना ना भूलें। कल संडे है तो कल हम ईवीएस नहीं करेंगे, सॉरी, हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी नहीं करेंगे। कल हम ईवीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा कि कल हम आपके पर्यावरण थोड़ी सी रिवीजन करें। सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अधिगम के लिए एक प्रारंभिक आकलन का प्राथमिक ध्येय होना चाहिए। बच्चे की कक्षा में उपस्थिति की जांच करना, स्मरण शक्ति कौशल की जांच करना, लेखन कला को सुधारने में मदद करना और अधिगम में अंतराल को समझना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, अधिगम में अंतराल को समझना। अगला हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है, मोहन 13 वर्षीय 9वीं कक्षा का छात्र है जिसकी मानसिक आयु 16 है। वह अपने बुद्धि स्कोर के आधार पर किस प्रकार का बच्चा है? मूर्ख या मंद, प्रतिभावान, औसत से ऊपर और वरिष्ठ। तो वह सुपीरियर में रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वो 13 वर्ष का और उसकी बुद्धि 16 वर्ष के बच्चे ऐसा काम कर रही है। तो मूर्ख या मंद तो होगा नहीं, औसत से ऊपर भी नहीं होगा, हम इसको प्रतिभावान या फिर वरिष्ठ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका वरिष्ठ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला 4th नंबर का आपका क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास की फ्राइडियन अवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें बच्चों को सोच के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? अव्यवक्तावस्था यानी कि लेटेंसी, लिंग प्रधानावस्था, मुखावस्था और गुदावस्था। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एनल यानी कि गुदावस्था। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला आपका 5th नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? इसमें मानकीकृत परीक्षण होता है, इसमें करते हुए अधिगम या लर्निंग बाय डूइंग होता है, इसमें डेटा आधारित शिक्षा होती है, इसमें मानकों पर आधारित पाठ्यक्रम होता है। तो इसमें करते हुए अधिगम यानी कि लर्निंग बाय डूइंग होता है प्रगतिशील शिक्षा में, यानी कि आप करते करते किसी चीज़ को सीखते हैं विथ प्रैक्टिकल। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है, को परिपक्वता कहा जाता है? किसको मेचुरेशन कहा जाता है? पारिवारिक हस्तक्षेप को, सांस्कृतिक प्रभाव के कारण एक परिवर्तन, प्राकृतिक जैविक विकास, पर्यावरणीय दबावों के कारण परिवर्तन। तो प्राकृतिक जैविक विकास को, नेचुरल बायोलॉजिकल डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है? परिपक्वता कहा जाता है। अगला 7 नंबर का आपका क्वेश्चन है, अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है जिसमें से व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है। यानी कि आपको अध्ययन को भी लागू करना है तो उसके लिए भी अध्ययन करना पड़ता है और उसके लिए 2 अवसरों पर मापा जाता है कम से कम। तो किन 2 अवसरों पर मापा जाता है? विस्तारित अनुधेरी बुद्धि वृद्धि, अनुधेरी वृद्धि, क्रॉस अनुभागी विकास और मिश्रित अनुधेरी।
अनुदैर्ध्य। तो यहाँ पर आपका मिश्रित अनुदैर्ध्य यानी मिक्स्ड लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें बुद्धि परीक्षण उपयोग नहीं होता है। क्या पूछा है, बुद्धि परीक्षण उपयोग नहीं होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, छात्रवृत्ति के लिए छात्रों का चयन करना, शिक्षा के प्रदर्शन का मूल्यांकन, एक छात्र की ग्रेडिंग और एक छात्र की सफलता का पूर्वानुमान लगाना। तो यहाँ पर एक छात्र की ग्रेडिंग यानी ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट, इसके लिए किसी प्रकार की बुद्धि का उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर का आपका क्वेश्चन है, योजना का मुख्य उद्देश्य लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को प्रदान करना है। कौन सी योजना, वो आपको बताना है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, रोजगार, शिक्षा, सहायक और उपकरण। यहाँ पर आपका सहायक और उपकरण एड्स एंड एप्लियंस मतलब कि आप जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिनको रहती है बच्चों को, उनको इसमें सहायक और उपकरण यानी सहायता और उपकरण प्रदान किए जाते हैं। तो यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। कौन सी योजना का, ADIP योजना का, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ADIP योजना का मुख्य उद्देश्य तो ये उपकरण प्रदान करना है दिव्यांग बच्चों को। चलिए 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में 3 प्रमुख विषय है। वो 3 प्रमुख विषय आपके कौन से हैं आपको बताना है। इतने दिन से हम वाइगोत्स्की क्वेश्चन सारे हमने कर लिए हैं, तो अब आपको बताना है। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, सामाजिक सहभागिता और पारस्परिक निर्धारणवाद। संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, वैध परिधि भागीदारी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। पारस्परिक निर्धारणवाद, प्रोत्साहन और दंड, शास्त्रीय अनुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। अगला है आपका 4 नंबर का, सामाजिक सहभागिता, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अन्य अधिक ज्ञान संपन्न। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोशल इंटरेक्शन, द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, द मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि सामाजिक सहभागिता, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अन्य अधिक ज्ञान संपन्न। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही रहेगा। चलिए अगला आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है, विचार विमर्श और उत्तेजना के बृहत्तर अवसर प्रदान करने के लिए क्षमता समूहन के एक प्रकार का पृथक्करण है। आपके पास ऑप्शन है वंचित, सामान्य, पश्चवर्ती और प्रतिभावान। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, गिफ्टेड यानी कि प्रतिभावान। विचार विमर्श और उत्तेजना को बृहत्तर अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिभावान के एक प्रकार का पृथक्करण है, तो यहाँ पर आपका प्रतिभावान सही हो जाएगा। अगला आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा का विकास इस सिद्धांत के अंतर्गत होता है। किस सिद्धांत के अंतर्गत होता है? एकीकरण, एक रूप पैटर्न, निरंतरता, व्यक्तिगत भिन्नता। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक रूप पैटर्न, ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला 30 नंबर का आपका क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विधि को इस रूप में भी जाना जाता है। डायरेक्ट मेथड को दूसरी और किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यक्ष दृष्टिकोण, प्रेरणात्मक दृष्टिकोण, प्राकृतिक विधि, अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण। तो यहाँ पर आपका प्राकृतिक विधि यानी कि नेचुरल मेथड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला 40 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सहयोगी अधिगम में यह बेहतर है कि छात्र के माध्यम से जाए। क्या जाए छात्र के माध्यम से? स्वतः आकलन, सेल्फ असेसमेंट, रचनात्मक आकलन, साथी आकलन और योगात्मक आकलन। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा साथी आकलन, ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, रेटिंग स्केल्स आर यूज टू मेजर, यानी कि को मापने के लिए क्रम निर्धारण मान रेटिंग स्केल किया जाता है। किसको मापने के लिए? बुद्धि, अभिवृत्ति, उपलब्धि और कौशल। तो यहाँ पर अभिवृत्ति यानी कि आपका एटीट्यूड मापने के लिए रेटिंग स्केल का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला 16 नंबर का आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकार अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है? फेनिलकीटोन्यूरिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर का सिंड्रोम और दराती कोशिका अरक्तता।
सिकल सेल एनीमिया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ये आपकी 21वीं गुणसूत्र के कारण होता है, जो कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है उसके कारण होता है। चलिए 17 नंबर का आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या होगा यदि पहले कार्य की उत्तेजना दूसरे कार्य में समानता से अधिक है। कोई भी स्थानांतरण नहीं होगा, स्थानांतरण का विस्तार न्यूनतम होगा, स्थानांतरण का विस्तार कम होगा, स्थानांतरण का विस्तार अधिक होगा। नहीं, यहाँ पर स्थानांतरण का विस्तार अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही हो जाएगा। अगर पहले कार्य की उत्तेजना दूसरे कार्य में समानता से अधिक है, यानी कि अगर पहले कार्य की उत्तेजना दूसरे कार्य की उत्तेजना से अधिक होना चाहिए, तब स्थानांतरण का विस्तार अधिक होगा। 18 नंबर का आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेरणा अच्छी तरह परिभाषित करता है। प्रेरणा को अच्छी तरह परिभाषित करता है, ये आपको बताना है। किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति जो व्यवहार को उत्तेजित करती है, निर्देशित करती है और बनाए रखती है। कठिन परिस्थितियों का जवाब देने के लिए एक भावनात्मक शक्ति की स्थिति, अनुशासन प्रदर्शित करने की क्षमता और किसी कार्य को जल्दी और उम्दा तरीके से करने की क्षमता। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति यानी कि जो व्यवहार को उत्तेजित करती है, निर्देशित करती है और बनाए रखती है। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो आंसर यदि आपको समझ में ना आए तो उस स्थिति में आपको थोड़ा सुइटेबल आंसर लगे वह लगाना है और जो बड़ा आंसर है वो लगाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि डिटेल्ड है। 90 नंबर का आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधात्मक अधिगम शैली की विशेषता नहीं है। अनुक्रमिक सोच, संपूर्ण के हिस्से के रूप में सूचना की धारणा, सहज ज्ञान युक्त अधिगम और आशुरचना या तात्कालिक प्रदर्शन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुक्रमिक सोच यानी कि सिक्वेंशियल थिंकिंग। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी थेरेपी पिता को अपने बच्चे के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रबंधित करने के लिए दी जाती है, जिनसे बच्चों के रूप में आचरण विकार यानी कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित होते, जो बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार यानी कि जो बच्चे कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, उन बच्चों के लिए कौन सी थेरेपी पिता के द्वारा अपनाई जाती है बच्चे को लक्षणों को निर्धारित करने के लिए। तो पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, कार्यात्मक परिवार थेरेपी, प्रणालीगत फैमिली थेरेपी और प्ले थेरेपी। तो यहाँ पर पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है उनको, ताकि वो उनके बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित कर सके। तो ये उस थेरेपी का नाम हो जाएगा। अगला 21 नंबर का आपका क्वेश्चन, इनमें से क्या व्यक्तित्व लक्षण नहीं है। आपको बताना है कि एक पर्सनालिटी ट्रेट यानी कि एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं है। विचार भावना, आंकना समझना, संवेदना, अंतः प्रज्ञा और कंद रंग। तो लक्षण आपको पूछा है, तो विचार भावना होता है जजिंग और परसीविंग यानी कि आप समझते हैं, आप में किसी चीज़ को महसूस करने की क्षमता होती है, संवेदना होती है ना, इंट्यूशन यानी अंतः प्रज्ञा होती है। ये सारी चीज़ें एक व्यक्तित्व लक्षण होते हैं, लेकिन जरूर नहीं कि कद और रंग, हाइट और जो कलर है ये व्यक्तित्व के लक्षण नहीं है। ये आप फिजिकली कैसे अपियर करते हैं उस चीज़ को दर्शाते हैं। अगला 22 नंबर का आपका क्वेश्चन है, उस नियम को क्या कहा जाता है जो हमेशा एक समाधान लाता है यदि उसका सही ढंग से उपयोग किया जाए। स्वतः शोध, एल्गोरिथम, सूचना प्रसंस्करण और रूढ़ि युक्ति। तो यहाँ पर आपका एल्गोरिथम हो जाएगा। एल्गोरिथम में उस नियम को कहा जाता है जिसमें एक समाधान लाता है। मतलब एल्गोरिथम होता है किसी चीज़ का, यदि हम किसी चीज़ का विनिर्माण करते हैं, किसी चीज़ को सुचारू रूप से चलाते हैं, तो उसके एक एल्गोरिथम को फॉलो करके उस चीज़ को सही ढंग में उपयोग में लाया जाता है, जिसमें उसका समाधान भी होता है। तो एल्गोरिथम पे हम काम करते हैं। 23 नंबर का आपका क्वेश्चन है, जब कोई बच्चा अपना सारा ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित करता है और अन्य सूचनाओं की अनदेखी करता है तो किस प्रकार का अवधान प्रदर्शित करता है। यानी कि कोई बच्चा है, वह अपने कार्य पर केंद्रित है। तो मान लीजिए किसी बच्चे को गेम में इंटरेस्ट है, तो गेम पर फोकस करता है दिन भर, उसको बस कहीं भी किसी भी तरीके से उसको गेम ही खेलना है। टीवी देखना है तो बस का मन टीवी देखने में लगेगा, उसको आप कोई सी भी चीज़ करवा दो लेकिन वो बार बार टीवी की ओर ही फोकस होता है। तो वह किस प्रकार का अवधान प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। चयनात्मक अवधान, समकालिक अवधान, विभक्त अवधान, सामान्य अवधान। तो यह चयनात्मक अवधान हो जाएगा, सेलेक्टिव अटेंशन, यानी कि उसका एक ही चीज़ की तरफ फोकस है तो चयन करके वो फोकस कहा जाता है उस चीज़ को। चलिए, अधिगम में मौजूदा जानकारी के लिए एक अतिरिक्त जानकारी है, छिटपुट, सर्पिल, रेखिक, वियोगी। तो यहाँ पर आपका सर्पिल, स्पाइरल जो है ये
स्पाइरल अतिरिक्त मौजूदा जानकारी के लिए एक अतिरिक्त जानकारी है। 25 नंबर का आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का एक विशेषता सिद्धांत ट्रेट थ्योरी प्रस्तावित नहीं किया ये पूछा है। ट्रेट थ्योरी किसने नहीं प्रस्तावित किया ये बताना है। हंस स्नेक, रेमंड केटेल, अल्बर्ट बंडूरा और गॉर्डन आलपोर्ट। तो यहाँ पर आपका अल्बर्ट बंडूरा ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। इन्होंने विशेषता सिद्धांत प्रस्तावित नहीं किया। 26 नंबर का आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के दौरान पुरुष या स्त्री ने सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है, यानी कि किसके दौरान एक व्यक्ति जो है फेमिनाइन और मेस्कुलाइन दोनों यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले सोशल रोल उसका निभाना चालू कर देता है, उसकी भूमिका निभाना चालू कर देता है। बचपन में तो हम चिल्ड्रन रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो हमारा मेस्कुलाइन फेमिनाइन यानी कि आपका मेल फीमेल होना इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो कब आप इस भूमिका में आ जाते हैं कि आपको एक महिला की भूमिका निभानी है और कब आपको एक पुरुष की भूमिका समाज में निभानी है। तो ये बचपन हो गया आपका, एडोलसेंट यानी किशोरावस्था हो गया, पश्च बचपन हो गया या शैशवावस्था हो गया। तो उसको हम क्या कहेंगे, एडोलसेंट, यानी कि आप जब वयस्क नहीं होते पूरी तरह से और आप बच्चे भी नहीं होते, दोनों के बीच की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, एडोलसेंट। तो उसको आप उस स्थिति में आप एक स्त्री और पुरुष की भूमिका आपके लिंग के अनुसार समाज में निभाना प्रारंभ कर देते हैं। चलिए अगला 27 नंबर का आपका क्वेश्चन है, मेटा घटक, प्रदर्शन घटक और ज्ञान प्राप्ति घटक निम्न में से किसकी श्रेणियाँ हैं। त्रिपक्षी सिद्धांत, त्रिकोणीय सिद्धांत, अल्पोर्ट का सिद्धांत और आइसेंक का सिद्धांत। तो यहाँ पर 3 नाम लिए गए, प्रदर्शन घटक, ज्ञान प्राप्ति घटक और आपका एक और क्या है ऊपर, मेटा घटक। तो इतना समझ में आ गया कि ये त्रिकोणीय या चीज़ लेके आएगा। तो ये तीनों को हम इन दोनों को हटा देते हैं और त्रिपक्षी और त्रिकोणीय में से एक रहेगा, तो इसको त्रिकोणीय सिद्धांत हम कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर का आपका क्वेश्चन है, स्किनर ने वकालत की सीखने की संभावना तब अधिक होती है, यानी कि कब सीखने की संभावना अधिक होती है। सार्वजनिक घटनाओं या अवलोकनीय व्यवहार की व्याख्या, एक व्यवहार का अवलोकन प्रतिदर्श द्वारा किया जाए, व्यवहार उत्तेजना के लिए एक साथ प्रतिक्रिया बन जाए, व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रलंबित किया जाता है। यहाँ पर सही क्या होगा आपका, व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रबलित किया जाता है, तब वकालत की सीखने की संभावना अधिक हो जाती है। यानी कि बोल दिया जाए कि भैया इतने पैसे दिए जाएंगे तुम्हें ये केस लड़ने के लिए, या फिर आपको एडवोकेट जो रहता है, एक वकील रहता है, तो वो कब अधिक से अधिक सीख पाएगा। जैसे बच्चे भी रहते हैं ना कहीं कभी कभी कि जिनको हम बोल रहे हैं कि अगर तूने ये इतनी पढ़ाई कर ली तो मैं तुझे कल शाम तक कुछ साइकिल, मोबाइल गिफ्ट या फिर परिणाम, हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हमें एक इनाम या सजा के साथ उसको प्रबलित करते हैं, तो आपको एक रिजल्ट या फिर आउटपुट मिलना ज़रूरी हो जाता है। तो ये वकालत का मतलब यहीं पर है कि कोई लर्निंग आपका जो है वो किस तरह से अच्छा सामने होगा, प्रकट होगा। तो ये व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रबलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर का आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार या उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अवलोकन विधि, प्रयोगात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि और केस स्टडी विधि। तो हम किसी भी व्यक्ति पर केस स्टडी करते हैं, इससे क्या होता है, किसी व्यक्ति के व्यवहार, उसकी समग्रता का अध्ययन कर सकते हैं। यानी केस स्टडी में हम उसके बचपन से लेकर उसके द्वारा की गई जितनी उपलब्धि है, किस तरह से उसने महारत हासिल की और कब जाके उसका एंड हो गया, मतलब हम एक तरह से उसकी बायोग्राफी देखते हैं, उसमें बायोग्राफी हो जाती है अलग थोड़ी सी। केस स्टडी में क्या करते हैं, हम सिर्फ कभी उसके वीक पॉइंट बताते हैं, कभी उसके हायर पॉइंट बताते हैं। तो इस तरह से केस स्टडी चलती है। कभी उसका लोअर पॉइंट बताते हैं कि इस तरह से असुविधाओं का सामना करना पड़ा, और कभी हम बताते हैं कि इस तरह से उन्होंने इन सब चीज़ों से लड़ते हुए भी एक सफलता हासिल की। तो उसको हम बोलते हैं केस स्टडी करना। किसी भी एक मैटर पर, किसी भी एक टॉपिक को उठा के आप केस स्टडी कर सकते हैं जिस पर आप विस्तृत जानकारी किसी को देना चाहें। चलिए अगला और अंतिम आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपण तकनीक व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए होती है। शेषार्क, स्याही का धब्बा, साक्षात्कार, प्रश्नावली और प्रेक्षण। तो यहाँ पर आपका शेषार्क स्याही का धब्बा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। शेषार्क इंक ब्लॉट, तो इससे क्या होगा, इससे तकनीकी व्यक्तित्व का यानी कि टेक्निकल पर्सनालिटी का हमें आकलन करने के लिए होती है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को आप अभी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा
और अपने किसी भी फैमिली मेम्बर या फिर ग्रुप में जो कि पढ़ने वाले हो उसमें वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वो भी देखा कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट होंगे जब कोई थर्ड पर्सन आपसे उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सवाल जवाब करेगा जिसकी वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे। यानी कि मेरे द्वारा कोई सा वीडियो अपलोड किया गया है उससे संबंधित आपको सवाल किया जाएगा, तब आप कहेंगे कि इसका वीडियो मुझे देख लेना चाहिए था। तो यदि आप देख लेंगे तो इन फ्यूचर आपके नॉलेज के लिए वह भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर कोई भी ऐसा वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।